Hello everyone, I'm Dr. Rekha Prajapat. In this video, I will explain you about the spectrum associated with diatomic molecule on the basis of energy. एक डायएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए एनर्जी के बेसिस पर तीन टाइप के स्पेक्ट्रम डिफाइन किए जाते हैं एंड दोज आर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम, रोटेशनल स्पेक्ट्रम एंड वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम. In today's video, I will explain you about vibrational spectrum. वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन हम ऐसे देते हैं कि जब किसी पोलर मॉलिक्यूल या रिजिड रोटेटर मॉलिक्यूल के डिफरेंट वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन के कारण जो स्पेक्ट्रम जनरेट होता है उसे वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम कहते हैं. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस व्हाई वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम डेवलप्स. इस टाइप के वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम किसी भी डायएटॉमिक मॉलिक्यूल में उसके इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में चेंजेस के कारण डेवलप होते हैं. ऑन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एटम्स द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट चेंजेस, और उस कंडीशन में ये मॉलिक्यूल एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑसिलेटर की तरह बिहेव करता है एंड इन दैट केस there is an absorption or emission of the electromagnetic energy or radiation. जब कोई मॉलिक्यूल एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑसिलेटर की तरह बिहेव करता है तो वो मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी या रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन या इमिशन करके डिफरेंट वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन करता है, और इस ट्रांजिशन के कारण ही वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम जनरेट होता है. दिस इज द फिगर विच इज शोइंग द वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये हमारे डिफरेंट वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल है जिनको हमने रिप्रेजेंट किया है वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर से, लाइक व्हेन v इक्वल टू द 0, व्हेन v इक्वल टू द 1, व्हेन v इक्वल टू 2 एंड सो ऑन. जब एक लेवल से दूसरे लेवल में ट्रांजिशन होता है तो हमें ये स्पेक्ट्रम मिलता है, और ये ट्रांजिशन एब्जॉर्प्शन की फॉर्म में भी हो सकता है या फिर इमिशन की फॉर्म में भी होता है. सो नाउ वी विल डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ अ डायएटॉमिक मॉलिक्यूल. जब भी किसी डायएटॉमिक मॉलिक्यूल को एनर्जी प्रोवाइड की जाती है तब वे मॉलिक्यूल अपनी एक्सिस के अराउंड फ्रीली रोटेट करते हैं, और इस रोटेशन के कारण उन मॉलिक्यूल्स में एक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी डेवलप होती है. यदि इन मॉलिक्यूल्स के टेम्परेचर को और अधिक इंक्रीज किया जाता है तो उस कंडीशन में इन मॉलिक्यूल्स के एटम्स के बीच में वर्किंग बाइंडिंग फोर्सेस वीक हो जाते हैं, और रिजल्ट में ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये रोटेशनल मोशन करते हैं. इस कंडीशन में ये मॉलिक्यूल्स रोटेशनल मोशन के साथ साथ वाइब्रेशनल मोशन भी करते हैं. दिस इज द डायग्राम इन विच देयर इज अ डायएटॉमिक मॉलिक्यूल एंड विच इज डूइंग द वाइब्रेशनल मोशन. अब क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एक डायएटॉमिक मॉलिक्यूल की, डायएटॉमिक मॉलिक्यूल मीन्स ये दो एटम्स में मिलके बना हुआ है जिनका मास है m1 और m2, और ये दोनों एटम्स के बाइंडिंग फोर्स कांस्टेंट वाली स्प्रिंग के द्वारा एक दूसरे से अटैच किए हुए हैं. और जब इन दोनों मासेस को एक दूसरे के साथ में अटैच किया गया है तो हमें यहाँ पे एक सिस्टम मिलता है, और उसका सेंटर ऑफ मास हम यहाँ पर C से डिनोट कर रहे हैं. So here C is the center of mass of this system, and there are the distances like R1 and R2. यहाँ पे R1 और R2 M1 और M2 मास वाले एटम की सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस है. साथ ही हम यहाँ देख सकते हैं कि हमने R0 एक डिस्टेंस को भी डिनोट किया है, where R0 is the equilibrium distance and small r is the distance between the masses m1 and m2.
and K is the binding force constant here. अब हम यहाँ पे इन दोनों एटम्स के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन राइट डाउन करते हैं. So first of all, we will write here an equation of motion for the atom whose mass is represented by m1. So हम ये जो इक्वेशन यहाँ पे नोट डाउन कर रहे हैं ये न्यूटन्स के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग लिखेंगे. एंड लाइक दैट F इज इक्वल टू दी m d2r ओवर dt स्क्वायर. सो m1 मास के लिए न्यूटन की इक्वेशन ऑफ मोशन को हम यहाँ लिखेंगे m1 d2r1 ओवर dt स्क्वायर and it is equal to the minus k r minus r naught. और यहाँ पे हमने जो minus k r minus r naught लिखा है, this is the restoring force which is acting on the mass m1. So on rearranging this equation, we will get an equation number 1 like d2r1 over dt square plus k upon m r minus r naught. In this way, we can also write an equation of motion for the second atom whose mass is represented by m2. So it will be written as m2 d2r2 over dt square which is equal to the minus k r minus r naught. And on rearranging this equation, we can write this equation as in terms of the equation number 2 as d2r2 over dt square plus k upon m r minus r naught equal to the 0. अब यदि हम यहाँ पे सेंटर ऑफ मास की प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं एंड बाय विच m1 r1 इज इक्वल टू दी m2 r2, और हमने साथ ही कहा था कि दोनों मासेस की सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस मीन्स r1 प्लस r2 को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्मॉल r से. सो स्मॉल r इज इक्वल टू दी r1 प्लस r2 एंड यूजिंग दिस इक्वेशन वी कैन राइट r2 इन टर्म्स ऑफ दी r1. सो r2 विल बी द r माइनस r1. So using this equation number 3, like m1 r1 is equal to the m2 r2, और इस इक्वेशन में हम r2 की जगह पे पुट कर सकते हैं r minus r1. So now our equation will turn into m1 r1 plus m2 r1 that is equal to the m2 r. On rearranging this equation, we will find out r1 and that is the m2 r upon m1 plus m2. Similarly, यदि हम r1 की जगह पर r माइनस r2 रखते हैं इस रिलेशन में इक्वेशन नंबर 3 में, then we will get an expression for r2 and it will be equal to the m1 r upon m1 plus m2. बट अब हमारा यहाँ पे मेन पर्पस है इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व करना है. सो इस इक्वेशन ऑफ मोशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पे d2r1 और d2r1 अपॉन dt स्क्वायर एंड d2r2 अपॉन dt स्क्वायर की वैल्यू चाहिए. सो इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर 7 में हमारे पास में r1 और r2 की वैल्यू है. यदि हम इन दोनों इक्वेशन का टाइम के रिस्पेक्ट में 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, देन वी विल गेट d2r1 ओवर dt स्क्वायर एंड d2r2 ओवर dt स्क्वायर. सो इन नेक्स्ट स्टेप we will differentiate equation number 6 and equation number 7 with respect to the time for 2 times. So d2r1 over dt square will be equal to the m2 upon m1 plus m2 d2r over dt square and d2r2 over dt square will be equal to the m1 upon m1 plus m2 d2r over dt square. So now to solve our equation number 1 and equation number 2, we will use this expression in this equation. So using these equations in the equation number 2, we will get equation number 8 and equation number 9 respectively. So m2 upon m1 plus m2 d2r over dt square plus k upon m1 multiplied by r minus r naught will be equal to the 0 and m1 upon m1 plus m2 d2r over dt square plus k upon m r minus r naught will be equal to the 0. Now let us assume that r minus r naught is equal to the x. अब क्योंकि हमें इक्वेशन नंबर 8 और इक्वेशन 9 में हमें ये टर्म मिल रही है that r minus r naught.
सो आर माइनस आर नॉट को हमने यहाँ पे एक्स एज्यूम किया एंड आर को हमने एक्स के टर्म में लिखा, लाइक आर विल बी इक्वल टू दी आर नॉट प्लस एक्स। अब क्योंकि जो आर नॉट है वो हमारी इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है, सो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस मतलब जब इस पे कोई फोर्स काम नहीं लग रहा है तब उस कंडीशन में उसकी दोनों एटम्स के बीच की डिस्टेंस को हमने रिप्रेजेंट किया है आर नॉट से। सो ये तो डिस्टेंस कांस्टेंट होती है, सो यदि हम इसका टाइम के साथ में डेरिवेटिव देखते हैं देन इट विल बी इक्वल टू दी जीरो। सो डी टू आर नॉट ओवर डी टी स्क्वायर एंड डी आर नॉट ओवर डी टी विल बी इक्वल टू दी जीरो। सो इक्वेशन नंबर 11 से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यदि हम इक्वेशन नंबर 11 का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो डी आर ओवर डी टी बराबर होगा डी एक्स अपॉन डी टी के, क्योंकि डी आर नॉट ओवर डी टी जीरो के इक्वल हो गया है। और अगर हम अगेन सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएशन करते हैं देन वी विल राइट इट एज डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर एंड इट इज इक्वल टू दी डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर। सो अब हमने यहाँ पे जो रिजल्ट अचीव किया है इसको हम इक्वेशन नंबर 8 और इक्वेशन नंबर 9 में पुट ऑन कर सकते हैं। सो यूजिंग द इक्वेशन नंबर 10 एंड 12 इन द इक्वेशन नंबर 8 एंड 9 हमारा फाइनल एक्सप्रेशन हो जाएगा डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर प्लस के इंटू दी एम वन प्लस एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू इंटू एक्स इज इक्वल टू दी जीरो। सो यहाँ पे हमने एक नई टर्म को और इंट्रोड्यूस किया है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द म्यू एंड म्यू इज इक्वल टू दी एम वन इंटू एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू, और इसको हम एक डायटोमिक मॉलिक्यूल का रिड्यूस मास कहते हैं। सो म्यू इज रिप्रेजेंटिंग हियर द रिड्यूस मास ऑफ द डायटोमिक मॉलिक्यूल। सो नाउ आवर इक्वेशन 13 विल टर्न इनटू द इक्वेशन नंबर 15 as d2x over dt square plus k upon mu into x is equal to the 0. Further, now let us assume that omega naught square is equal to the k upon mu. उस कंडीशन में हमारी इक्वेशन हो जाएगी d2x over dt square plus omega naught square x is equal to the 0. Now we can see here that this equation number 17 is just an equation of the motion for simple harmonic oscillator. तो हम यहाँ इसीलिए यह कहते हैं कि एक डायएटॉमिक मॉलिक्यूल में एटम्स की वाइब्रेशनल मोशन एक सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है जिसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा नॉट से एंड इट इज इक्वल टू दी अंडर रूट ऑफ दी के अपॉन म्यू। दिस रिजल्ट इज अकॉर्डिंग टू दी क्लासिकल मैकेनिक्स, बट according to the quantum mechanics, we need to solve out here time independent Schrodinger equation. So from the time independent Schrodinger equation, we can write it as d2 psi over dx square plus 2 mu upon h cross square e minus v into psi x is equal to the 0, where E is or EV is the total vibrational energy of this diatomic molecule, Vx is the potential energy. So when Vx or x curve is completely parabolic, in that condition the potential energy can be noted down as kx square upon 2 and the binding force constant will be represented by q by k and it will be equal to the mu omega naught square. So final expression for the potential energy will now be written by the equation number 22 and then Vx will be equal to the mu omega naught square x square upon 2. यहाँ पे हमने सिंपली क्या करा है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूला में k की वैल्यू को पुट ऑन किया है एंड दैट वैल्यू ऑफ द बाइंडिंग फोर्स कांस्टेंट इज म्यू ओमेगा नॉट स्क्वायर। अब क्योंकि हम यहाँ पे क्वांटम मैकेनिकल स्टडी कर रहे हैं तो इस कंडीशन में हमें यहाँ पे v की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 19 में पुट करना होता है। सो d2 psi ओवर dx स्क्वायर प्लस 2 mu अपॉन h क्रॉस स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ev माइनस म्यू ओमेगा नॉट स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय psi x विल बी द 0। सो जब हम इस इक्वेशन को एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं तो हमें वाइब्रेशनल एनर्जी
के लिए एक एक्सप्रेशन मिलता है, एंड दैट एक्सप्रेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ई वी एंड दैट इज इक्वल टू दी वी प्लस 1/2 मल्टीप्लाइड बाय एच क्रॉस ओमेगा नॉट। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास में एक टर्म है v एंड अनदर टर्म इज द ओमेगा नॉट। सो यहाँ पर v है वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कंपन क्वांटम संख्या, एंड ओमेगा नॉट इज द एंगुलर फ्रिक्वेंसी। सो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की नेचुरल एंगुलर फ्रिक्वेंसी को रिप्रेजेंट किया गया है ओमेगा नॉट से। सो यदि हम यहाँ पे ओमेगा नॉट की वैल्यू रखते हैं इन टर्म्स ऑफ द फ्रिक्वेंसी, so omega naught is equal to the 2 pi nu naught. So in that condition, total vibrational energy will be written as EV. It is equal to the 2 pi V plus 1/2 H cross nu naught. And here H cross is the reduced Planck's constant and it is equal to the H upon 2 pi. So using this expression for the Planck's constant, EV will be equal to the V plus 1/2 multiplied by H nu naught. सो इस टाइप से एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए वाइब्रेशनल एनर्जी का एक्सप्रेशन हम एंगुलर फ्रिक्वेंसी और फ्रिक्वेंसी की टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे हमने एक नए कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस किया है एंड दैट इज द वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर। सो नाउ वी कैन सी हियर दैट दिस इज द वाइब्रेशनल एनर्जी स्पेक्ट्रम वेयर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड energy values have been plotted like E0, E1, E2, E3 and E4 and so on. And on the right side there is the vibrational quantum number like V is equal to the 0 or V equal to the 1 and up to the so on. और इस टाइप का वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम हमें एब्जॉर्प्शन और इमिशन दोनों प्रोसेस से मिलता है। सो ये वाली लाइन हमने शो करी है एब्जॉर्प्शन के लिए एंड डाउनवर्ड एरो इज टेकन हियर टू रिप्रेजेंट द इमिशन प्रोसेस। सो फाइनली एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे ईवी से एंड दैट इज द V plus 1/2 H cross ओमेगा नॉट और इक्वल टू दी V plus 1/2 H न्यू नॉट। अब हम यहाँ पे एक जीरो पॉइंट एनर्जी को डिफाइन करते हैं। जीरो पॉइंट एनर्जी मीन्स कि एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की मिनिमम वाइब्रेशनल एनर्जी, और मिनिमम वाइब्रेशनल एनर्जी मीन्स जब वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर मीन V की वैल्यू 0 होती है। सो on putting the value of V is equal to the 0 in this vibrational energy formula, we will get an expression for the 0 point energy and it is represented by the E naught and its formula will be H cross omega naught upon 2 or H nu naught upon 2. So this is a 0 point energy. So हम यहाँ पे higher vibrational quantum number लाइक 1, 2, 3 और सो ऑन के लिए हम जीरो पॉइंट एनर्जी के टर्म में एनर्जी को नोट डाउन करते हैं। सो लाइक व्हेन V इक्वल टू दी 1 द एनर्जी विल बी द 1 plus 1/2 दैट इज द 3/2 H न्यू नॉट और 3/2 E नॉट। सो जब एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के वाइब्रेशनल लेवल को हम यहाँ प्लॉट कर रहे हैं, जबकि पोटेंशियल एनर्जी और एक्स का जो कर्व है वो कंप्लीटली पैराबोलिक हो, इट मीन्स व्हेन Vx इज इक्वल टू दी 1/2 kx स्क्वायर। अब यदि हमें यहाँ पे जैसा कि हम डायग्राम में देख सकते हैं कि यदि हमें किन्हीं दो कंसिक्यूटिव वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स के बीच का एनर्जी गैप फाइंड आउट करना है तो उसे हम कहते हैं एनर्जी इंटरवल। Energy interval between the vibrational energy level for two consecutive vibrational quantum number. So यदि हमें दो consecutive energy levels के बीच का energy difference find out करना है तो हम उसको यहाँ पे evaluate करते हैं delta E and it is equal to the EV plus 1 minus of EV। जब हम इसको solve out करते हैं तो हमें इसकी वैल्यू मिलती है H cross ओमेगा नॉट
और एच न्यू नॉट जो कि एक कांस्टेंट है। सो हम यहाँ ये कहते हैं कि दो कंसेक्यूटिव वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल के बीच का जो एनर्जी गैप होता है वो कांस्टेंट होता है एंड इट इज इक्वल टू दी एच क्रॉस ओमेगा नॉट और एच न्यू नॉट। साथ ही ये जो डेल्टा ई है मींस एनर्जी इंटरवल है, इसकी वैल्यू बाइंडिंग फोर्स कांस्टेंट के और सिस्टम के रिड्यूस्ड मास मींस म्यू पर डिपेंड करती है। और जब भी किन्हीं दो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन होता है तो ये ट्रांजिशन हमेशा एक फोटोन के इमिशन या एब्जॉर्प्शन के कारण होता है। मींस एक टाइम पर या तो एब्जॉर्प्शन होगा या फिर इमिशन प्रोसेस होता है। सो एक डायएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के इंफ्रारेड रीजन में लाई करता है। अब आगे हम बात करते हैं सिलेक्शन रूल्स फॉर ट्रांजिशन। मींस किन किन एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन होने पर हमें वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम मिलता है। सो यहाँ पे कुछ सिलेक्शन रूल्स डिफाइन किए जाते हैं। मीन्स किन्हीं भी दो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल के बीच में वे ही ट्रांजिशंस पॉसिबल होते हैं जिनके लिए वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर्स के बीच का डिफरेंस मींस डेल्टा वी की वैल्यू प्लस और -1 के इक्वल होती है। सो इन्हीं ही हम वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स के लिए सिलेक्शन रूल्स कहते हैं। अब जैसा कि अभी हमने कहा था कि वाइब्रेशनल एनर्जी स्पेक्ट्रम हमें एब्जॉर्प्शन या इमिशन प्रोसेस से मिलता है। सो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस के लिए डेल्टा वी की वैल्यू +1 होती है और इमिशन के लिए डेल्टा वी की वैल्यू -1 होती है। थैंक यू सो मच।